साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग इनसाइट आईएएस जो कोचिंग है, उसके द्वारा जो मंथली करंट अफेयर उपलब्ध कराया जाता है, तो उसके तहत हम लोग नवंबर 2020 का जो करंट अफेयर है पूरे महीने का, उसको हम लोग कई पार्ट के अंतर्गत कवर करेंगे। तो यह नवंबर 2020 के करंट अफेयर का जो पूरे मंथ का करंट अफेयर है, उसके तहत यह पहला वीडियो है। और इसमें इन्होंने सेक्शन वाइज करंट अफेयर को दिया है, जैसे कि आज जो हम लोग वीडियो करेंगे इसमें सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज से संबंधित करंट अफेयर होंगे, उनको यहाँ पर देखेंगे। तो यह सामान्य अध्ययन से पहला वीडियो है। इसके बाद सामान्य अध्ययन से संबंधित करंट अफेयर्स का एक और वीडियो आएगा। तो सामान्य अध्ययन वाला जो पूरे नवंबर का करंट अफेयर है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा 2 वीडियो में। उसके बाद जो अगले पेपर होंगे उनको यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह जो करंट अफेयर है वह आपके आगामी आईएएस 2021 के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी है। और साथ ही जो भी स्टेट पीसीएस होते हैं, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो या एमपी पीसीएस, वहाँ सबके लिए भी यह करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, प्री और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए। उसके साथ ही जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी यह काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो इसको प्रारंभ करते हैं। तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम के तहत इसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर है वह है राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है यह 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में, जो कि 31 अक्टूबर को होती है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि यह राष्ट्रीय एकता दिवस कब से मनाया जाना प्रारंभ हुआ है। तो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। अब एकता दिवस के रूप में ही क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि यदि देखा जाए कि भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो इसी उपलक्ष्य में इनके जन्मदिन को सम्मान देने के लिए या महत्ता प्रदान करने के लिए इनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो यह दिवस जो है एकता, अखंडता और सुरक्षा हेतु खतरों का सामना करने के लिए राष्ट्र की अंतर्निहित शक्ति और लचीलेपन की पुनः पुष्टि करने का मौका प्रदान करता है। या इस प्रकार से हम जो इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कार्य किया है उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देख लेते हैं और यह भी देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी क्या भूमिका रही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियावाड़ नामक शहर में हुआ था। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है वह स्वतंत्र भारत में जो 562 रियासतें थीं उनका विलय करने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। और इस विलय के बाद ही भारत गणराज्य का निर्माण होता है। अब इनकी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भूमिका है उसको भी देखते हैं। तो सरदार पटेल को वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गुजरात शाखा के सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया। और आगे चल करके वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में एक व्यापक किसान आंदोलन होता है, जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो खेड़ा में भयंकर सूखे के बावजूद अंग्रेजों द्वारा कर चुकाने पर जोर दिया जा रहा था। तो सरदार पटेल ने किसानों से कर नहीं चुकाने का आग्रह किया। तो इसीलिए ये जो खेड़ा आंदोलन है 1918 को, इसे कर नहीं आंदोलन भी कहा जाता है। और इस दौरान आगे चलकर सरदार पटेल ने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में प्रारंभ होता है, उसमें भी भाग लिया और उनके साथ पूरे राष्ट्र का दौरा किया। साथ ही वर्ष 1928 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब अतिरिक्त कर का भुगतान करने से इनकार करने के बाद किसानों की जमीन जब्त कर ली गई थी, तो सरदार पटेल ने ब्रिटिश सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता करके किसानों का सहयोग किया था। और अपने क्षेत्र के किसानों को एक साथ लाने के प्रयासों के चलते ही उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे जो 1928 का बारदौली सत्याग्रह कहते हैं या बारदौली आंदोलन कहते हैं, इसी के दौरान वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को देखते हुए इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। और इसके बाद इन्हें वर्ष 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 1930 में गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, उसी के एक भाग के रूप में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है, उसमें भी इन्होंने भाग लिया और उसकी वजह से इन्हें कारावास की सजा सुनाई गई। और इसके बाद ये वर्ष 1931 में जो कराची का अधिवेशन होता है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे। और आगे चल के जब देश स्वतंत्र होता है तो इन्होंने हैदराबाद के निजाम के द्वारा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के इरादों के बाद इन्होंने हैदराबाद को स्वतंत्र और राष्ट्र में, मतलब वहाँ से
निजाम के शासन से उसको स्वतंत्र कराते हैं और भारत राष्ट्र में एकीकृत करने के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो हैदराबाद को भारत में शामिल करने से संबंधित है। तो यह भी पूछा जाता है कि इन्हें सरदार की उपाधि क्यों दी गई, तो याद रखिएगा 1928 में बारदौली सत्याग्रह आंदोलन में के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इस प्रकार से इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य इनको याद रखिएगा। और जो आपका इनके सम्मान में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, वह कहाँ पे है, गुजरात के नर्मदा नदी जो है उसके तट पर बनाया गया है। अब आगे चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में, नेशनल एजुकेशन डे। तो यह क्यों मनाया जाता है, तो वर्ष 2008 से भारत में 11 नवंबर को, याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को। वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। तो 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को जो है शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 2008 से। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में और उनका जो प्रमुख योगदान रहा है शिक्षा और राष्ट्रीय आंदोलन में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। इसके साथ ही इन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का गठन किया और साथ ही इनका जो लक्ष्य था वो सभी के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। इस पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया और इनके योगदान को देखते हुए आज़ादी के बाद जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया उनको देखते हुए और राष्ट्रीय आंदोलन में जो इन्होंने योगदान दिया उन सभी को देखते हुए इन्हें वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1992 में। और इसके साथ ही इनके यदि और योगदानों को देखें तो अबुल कलाम आज़ाद को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT की स्थापना करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे UGC कहते हैं इसकी नींव रखने में भी इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहता है उसमें इन्होंने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1992 में अल हिलाल नामक उर्दू में एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की। तो याद रखिएगा अल हिलाल उर्दू में था और साप्ताहिक था, कई बार पूछ लेता है कि दैनिक था या साप्ताहिक था, तो यह साप्ताहिक पत्रिका थी और 1912 में प्रारंभ की गई थी। इस साप्ताहिक पत्रिका ने मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में आता है, उसके बाद दो समुदायों अर्थात हिंदू और मुसलमानों के मध्य जो उत्पन्न हुई नफरत की खाई थी उसको समाप्त करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पत्रिका के माध्यम से सरकार ने अर्थात ब्रिटिश सरकार ने अल हिलाल ये जो उर्दू पत्रिका थी इसको अलगाववादी विचारधारा को फैलाने वाला मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1914 में। तो 1912 में इसको निकालना इन्होंने प्रारंभ किया, 1914 में इस पर प्रतिबंध लग जाता है। आगे चलकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में प्रारंभ करते हैं उसका समर्थन करते हैं और ये वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं और आगे चलकर वर्ष 1923 में उन्हें पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और जब ये 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो उस समय ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। आगे चल करके वर्ष 1940 में ये फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और वर्ष 1940 से लेकर 1946 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन रहते हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए आज़ादी के पहले ये सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। अब इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान एक और है वो धर्मनिरपेक्षता के सशक्तिकरण में इनका योगदान है। तो इनके देख लेते हैं कि इनके नज़रिए से जो धर्मनिरपेक्षता क्या रही है। तो आज़ाद के लिए धर्मनिरपेक्षता वहादत दीन के सिद्धांत पर आधारित थी। एक तरफ वहादत दीन के सिद्धांत पर आधारित थी तो दूसरी ओर उन्होंने मध्यस्थों के रूप में जो पुरोहित वर्ग थे, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम वर्ग में, तो पुरोहित वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म को संस्थागत करने का विरोध किया। मतलब जो एक प्रकार से पुरोहित वर्ग का जो धर्म पे वर्चस्व था या जो उसके ठेकेदार बने बैठे थे उसका इन्होंने विरोध किया। इसके साथ ही आज़ाद ने धर्मनिरपेक्षता के वास्तविक स्वरूप को ग्रहण किया और मानव मस्तिष्क की शिक्षा और विकास तथा मनुष्य की चेतना को विकसित करने को इन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया। शिक्षा मंत्री
ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इनका विचार था कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि धार्मिक शिक्षा जैसे गंभीर विषय विभिन्न समुदायों के धार्मिक नेताओं के हाथों में नहीं दिया जा सकता है। अधिकांश धार्मिक नेताओं की जो प्रवृत्ति होती है वो वर्चस्ववादी और सांप्रदायिक होती है। उन्हें अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताना होता है, तो इससे क्या होगा कि समाज में कटुता या वैमनस्य का भाव फैलेगा। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इच्छा थी कि छात्रों को सभी धर्मों के सामान्य जो मूल्य हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, उनके बारे में सभी छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उनमें एक दूसरे के प्रति जो पूर्वाग्रह है वो विकसित ना हो सके और वो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्मों को भी समझें और सम्मान करें। आज़ाद के अनुसार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अनुसार, धर्मनिरपेक्षता का मतलब था कि धर्म को घर की चारदीवारी में कुछ कर्मकांडों के पालन करने तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि धर्म के द्वारा जो उस धर्म के अनुयायी हैं उनको उचित रास्ते पर चलने और सर्वशक्तिमान ईश्वर से उचित रास्ते को समझने हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब धर्मनिरपेक्षता इनके लिए यह था, और इसके लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने धर्मों का बेहतर अनुयायी बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मतलब अपने धर्म को अच्छे से समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला है लाचित बोर्डफुकन। तो ये देख लेते हैं क्या है। तो संदर्भ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लचित दिवस पर लाचित बोर्डफुकन को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब यहाँ महत्वपूर्ण है कि ये लाचित बोर्डफुकन कौन थे। तो लाचित बोर्डफुकन जो है ये अहोम साम्राज्य में एक सेनापति थे। अहोम साम्राज्य कहाँ रहा है, तो आपका जो असम वाला इलाका है यहाँ पर यह साम्राज्य था। इन्हें सन 1671 में हुए सराय घाट के प्रसिद्ध युद्ध के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सराय घाट का युद्ध कब होता है, 1671 में। यह आपका अहोम साम्राज्य और मुगल सेना के मध्य में यह युद्ध हुआ था, जिसमें लाचित बोर्डफुकन ने राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सेना द्वारा अहोम साम्राज्य पर कब्जा करने के प्रयास को विफल कर दिया गया था। सराय घाट का जो युद्ध होता है ये गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया था। और इनके महत्व को देखते हुए, लाचित बोर्डफुकन के महत्व को देखते हुए या इनके योगदान को देखते हुए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के द्वारा वर्ष 1999 से प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बोर्डफुकन स्वर्ण घटक या स्वर्ण पदक जो है ये प्रदान किया जाता है। अब थोड़ा सा ये जो सराय घाट का जो प्रसिद्ध युद्ध होता है 1671 में, इस युद्ध की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। यह युद्ध होता क्यों है। तो सन 1671 में सराय घाट की लड़ाई के अंतिम चरण के दौरान जब मुगलों ने सराय घाट में नदी से होकर के असमिया सेना पर हमला किया, तो कई असमिया सैनिक जो हैं वो उनकी हिम्मत उखड़ गई थी। तो ऐसे में अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बोर्डफुकन ने सभी सैनिकों का आह्वान किया और उन्हें प्रेरित किया और उन्हें अंतिम सांस तक लड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप मुगलों की यहाँ पर जबरदस्त हार होती थी। याद रखिएगा, सराय घाट का जो युद्ध होता है इसमें विजय किसकी होती है, तो अहोम साम्राज्य की विजय होती है और यहाँ पर मुगल सेना पराजित होती है। आगे चलते हैं। अगला है बिरसा मुंडा के बारे में। तो बिरसा मुंडा के बारे में देखें तो बिरसा मुंडा के बारे में इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि 15 नवंबर को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए 15 नवंबर सन 2000 को इनकी जयंती के अवसर पर ही झारखंड राज्य का गठन किया गया था। वहीं अब थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में बात करें तो बिरसा मुंडा एक लोकनायक और मुंडा जनजाति के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन बिहार और झारखंड क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो याद रखिएगा, धार्मिक भी था, सामाजिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। और इन्हें जो उपाधि दी गई थी वह थी धरती आबा या जगत पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो यदि कहीं प्रश्न आ जाए कि धरती आबा या जगत पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। अब एक शब्द आता है बिरसाइत। बिरसाइत क्या होता है इसको समझ लें। तो ये जो मुंडा विद्रोह होता है, इस मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। तो उलगुलान के नेतृत्वकर्ता जननायक बिरसा मुंडा को झारखंड सहित छत्तीसगढ़ के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि मुंडा विद्रोह ये जो होता है होता कब है। तो ये आपका जो विद्रोह होता है 1899 के करीब यह आंदोलन होता है। बिरसा मुंडा जो है आदिवासी समाज में सुधार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लोगों से जादू टोने में विश्वास ना करने और इसके बजाय जादू टोने के बजाय प्रार्थना करने पर जोर दिया तथा शराब से दूर रहने, ईश्वर में विश्वास रखने और सही आचरण का पालन करने का आग्रह किया। एक प्रकार से इन्होंने धार्मिक गुरु का भी भूमिका निभाई। इसी आधार पर उन्होंने बिरसा धर्म की शुरुआत की
और इस धर्म के अनुयायियों को ही बिरसाइत कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि बिरसाइत क्या है, तो बिरसा धर्म को मानने वाले, या कह सकते हैं बिरसा मुंडा के जो अनुयायी हैं उनको ही बिरसाइत कहा जाता है। और इनकी उपलब्धियों को थोड़ा सा देखें तो बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन या मुंडा आंदोलन भी कहा जाता है, तो उलगुलान आंदोलन का प्रारंभ किया, और इस उलगुलान आंदोलन को महान विद्रोह भी कहा जाता है। जैसे कि इस बार का जो आईएएस का 2020 का प्रारंभिक परीक्षा था उसमें पूछा था कि उलगुलान आंदोलन क्या है, मतलब किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो मुंडा विद्रोह होता है उसे ही उलगुलान आंदोलन कहते हैं, या महान विद्रोह द ग्रेट ट्यूमिलिट भी कहा जाता है। और यह आंदोलन होता क्यों है, क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी थे उनके जो क्रियाकलाप थे या उनकी जो परंपराएं थी उनमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया गया। तो आदिवासियों के शोषण और भेदभाव के विरुद्ध या इनके खिलाफ जो है ये बिरसा मुंडा का जो संघर्ष था वो ब्रिटिश सरकार पर बहुत भारी पड़ा, और इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1908 में, इन्हीं सब आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। तो याद रखिएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किसका परिणाम था, तो उलगुलान आंदोलन या जो मुंडा आंदोलन है उसका परिणाम था। और इसके तहत, इस अधिनियम के तहत यह क्या किया गया कि यह किया गया कि आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों के लिए भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि हो क्या रहा था कि जो बाहरी लोग थे जो वहाँ के मूल निवासी नहीं थे उनको वह जमीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा हस्तांतरित की जा रही थी या उनको लाकर वहाँ बसाया जा रहा था। तो इस अधिनियम के द्वारा उसी पर रोक लगाई गई कि जो आदिवासी लोगों की जो भूमि है उसे गैर आदिवासियों को नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है वैवाहिक मामलों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उसके बारे में देखते हैं। तो संदर्भ यही है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक फैसले में वैवाहिक मामलों में गुजारा भत्ता के भुगतान पर दिशा निर्देश जारी किए गए। अब यह दिशा निर्देश किस लिए आए हैं, तो महाराष्ट्र के वैवाहिक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया, और इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी और बेटे के लिए गुजारा भत्ते का सवाल उठाया गया था, जिसके संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ये दिशा निर्देश क्या है गुजारा भत्ते संबंधित, उसको देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने अपने दिशा निर्देश में कहा कि प्रत्येक पत्नियां, मतलब जो छोड़ दी गई पत्नियां हैं और बच्चे, अदालत में आवेदन करने की तारीख से अपने पति से गुजारा भत्ता या भरण पोषण के हकदार होंगे। जब से वो अदालत में आवेदन करेंगे उस तारीख से ही वो भरण पोषण और गुजारा भत्ते के हकदार हो जाएंगे। और इस निर्देश का उल्लंघन करने पर जो व्यक्ति है, जो पति है, उस पर सिविल कारावास की सजा हो सकती था। परिसंपत्ति को, जो पति की परिसंपत्ति है उसको पीड़ित के नाम किया जा सकता है। इसके साथ ही पति द्वारा किसी आय स्रोत नहीं होने की दलील देने पे, यदि पति यह कहता है कि वह उसके पास कोई आय का सोर्स नहीं है, तो यदि वह अपाहिज नहीं है, यह देखा जाएगा कि यदि वह अपाहिज नहीं है, दिव्यांग नहीं है और पढ़ा लिखा है, तो उसे अपने पत्नी की जिम्मेदारी उठाने के नैतिक कर्तव्य से मुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब तब वह उसकी दलील नहीं मानी जाएगी और उसे पत्नी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मतलब गुजारा भत्ता देना पड़ेगा यदि वह अपाहिज नहीं है और पढ़ा लिखा है। तो आवेदन करने वाली पत्नी और जवाबदेह पति दोनों को गुजारा भत्ता संबंधी मामले में अपनी संपत्तियों और देनदारियों का खुलासा करना होगा, दोनों लोगों को। यदि किसी अन्य कानून के तहत इनके ऊपर पहले से ही कोई न्यायिक मामला लंबित है तो उसे भी अदालत में बताना पड़ेगा। साथ ही बच्चों के खर्च, उनकी शिक्षा, बुनियादी जरूरतों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को अदालत द्वारा गुजारा भत्ता की गणना करते समय सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन सभी चीज़ों को भी मेंशन किया जाएगा। और साथ ही महंगाई दर और जीवन यापन की उच्च लागत जैसे अन्य कारकों पर भी विचार किया जाएगा जब गुजारा भत्ता तय किया जाएगा। साथ ही पत्नी को वैवाहिक घर में उपयोग किए जाने वाले जीवन मानकों के अनुकूल, मतलब जिससे कि वो सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सके, उसके अनुकूल ही गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, ऐसा उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश में कहा गया है। अब प्रश्न उठता है इसकी आवश्यकता क्यों थी, इन दिशा निर्देशों या इन गाइडलाइंस की। तो पतियों द्वारा जो प्रत्येक महिलाएं हैं उनको कठोर हालत में छोड़ दिया जाता है। मतलब क्यों, क्योंकि अक्सर जो पत्नियां होती हैं उनके पास खुद को और अपने बच्चों के पालने के लिए कोई साधन नहीं होता है। अधिकतर महिलाओं के पास, जो विवाहित महिलाएं होती हैं, वो कोई नौकरी नहीं करती हैं, तो इसलिए उनके पास कोई साधन नहीं होता है और वे तंगहाली में जीवन यापन करने को विवश होती हैं। तो इस गाइडलाइंस का निहितार्थ क्या है, इसका निहितार्थ यह है कि महिलाओं द्वारा उनके विरक्त पतियों से गुजारे भत्ते की मांग करने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारिवारिक अदालतों, मजिस्ट्रेटों और निचली अदालतों ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन व्यापक दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए जब भी इस तरह के मामले इनके पास आएंगे, चाहे पारिवारिक अदालतें हैं, मजिस्ट्रेट हैं या निचली अदालतें हैं। आगे चलते हैं।
अगला है राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी संतान होने पर मातृत्व लाभ योजना का आरंभ किया गया है। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के 4 जिलों में, यहाँ ध्यान रखिए पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान के 4 जिलों में मातृत्व लाभ योजना का आरंभ किया गया है। इसके तहत दूसरी संतान होने पर जो माता हैं उनको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और इस योजना को नाम क्या दिया गया? इस योजना को नाम दिया गया इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। और इस योजना को केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना की सहायक योजना के तौर पर लाया गया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री वंदना योजना है, इसके तहत माताओं को, जो महिलाएं हैं, उनको पहली संतान के जन्म होने पर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर पहले संतान पे 5,000 रुपये है और जो राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना लाई गई, ये दूसरे बच्चे पर 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके जो प्रमुख बिंदु ये हैं कि इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर यहाँ के 4 जिलों उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 5 वर्षों के लिए लागू किया जा रहा है। और इन चयनित जिलों को चयनित क्यों किया गया है? क्योंकि इन जिलों में बच्चों का पोषण स्तर और माताओं में एनीमिया का स्तर जो है राज्य के समग्र औसत से काफ़ी कम है। अब इस योजना की जो प्रमुख विशेषताएं उनको भी देख लें। तो इस योजना का उद्देश्य काम करने वाली महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद होने वाली मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना, बच्चों में दुर्बलता और नाटेपन पर नियंत्रण करना, साथ ही माताओं में एनीमिया की कमी पर अंकुश लगाना है। इसके लिए यह जो है रकम मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही लाभार्थियों को कुछ शर्तों के अधीन 5 किस्तों में 6,000 रुपए की नगद आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और साथ ही केंद्रीय योजना के विपरीत, जो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, उसके विपरीत इन्हें राज्य योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड नहीं जमा करना होगा, जबकि आपका प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में आधार कार्ड आवश्यक है और यहाँ पे पैसा सीधे उनके खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। अब थोड़ा सा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना केंद्र सरकार की एक मातृत्व लाभ योजना है। इस योजना को 2010 में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के रूप में शुरू किया गया था और आगे चल करके 1 जनवरी 2017 से इसे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया गया। और यह योजना जो है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक सशर्त नगद हस्तांतरण योजना है, जिसमें 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद होने वाली मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई तथा सुरक्षित प्रसव और अच्छे भोजन एवं पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आगे देखते हैं। अगला है जर्मनी में महिलाओं के लिए नया वार्ड रूम कोटा के संदर्भ में। तो यदि पूछा जाए कि अभी हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए नया वार्ड रूम कोटा के लिए प्रावधान किया है, तो जर्मनी ने किया है। संदर्भ यही है कि जर्मनी में देश की वहाँ की जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं उसमें वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर काम करने वाली महिलाओं की संख्या हेतु एक अनिवार्य कोटा लागू किए जाने की योजना अभी बनाई जा रही है, लागू नहीं की गई है। इस ऐतिहासिक कदम को देश में लैंगिक असमानता की खाई को कम करने संबंधी अगले कदम के रूप में देखा जा रहा है। इससे क्या होगा? लैंगिक असमानता को कम करने में कुछ हद तक इससे मदद मिलेगी। अब ये जो जर्मनी में महिलाओं के लिए नया बोर्ड रूम कोटा है, इसको थोड़ा सा देखें क्या है। तो इसमें जिन प्रावधानों पर सहमति बनी है उन प्रावधानों को देख लेते हैं। तो ये इसमें कहा गया कि यदि सूचीबद्ध कंपनियों के कार्यकारी बोर्ड में 3 से अधिक सदस्य हैं तो उनमें से एक सदस्य महिला होनी ही चाहिए, मतलब वो महिला होगी। दूसरी चीज, जिन कंपनियों में संघीय सरकार की हिस्सेदारी है उनके लिए न्यूनतम 30% पर्यवेक्षी बोर्ड कोटा और कार्यकारी बोर्डों में न्यूनतम भागीदारी महिलाओं की आवश्यक होगी। और जर्मनी में इस कोटा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जर्मनी जो है यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्तमान में। जर्मनी में वर्ष 2015 से महिलाओं के लिए पर्यवेक्षी बोर्डों में 30% स्वैच्छिक कोटा निर्धारित था। हालांकि विभिन्न रिपोर्टों में इस बात का संकेत किया गया कि इस प्रावधान से वरिष्ठ कार्यकारी पदों पर महिलाओं की संख्या के अनुपात में कोई अधिक सुधार नहीं हुआ था। तो इन्हीं सबको देखते हुए ये नए प्रावधान लाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।